Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना लॉन्च की है शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है ये योजना जिसका नाम है नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं फर्दर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई को लॉन्च की है ये स्कीम जिसका नाम है नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना, जिसके तहत ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सकेगा शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। इसके लिए उन्होंने 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं 3,484 लोगों के अकाउंट में अंडर दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत। और इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ बेनिफिशियरीज से बात की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो चलिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से उन्होंने बात की है ये भी जान लेते हैं। उसमें शामिल थे रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद। जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो उसका एक मुख्य कारण है कि वो एक सोशल इनइक्वालिटी भी है। जब लोगों का इकोनॉमिक स्तर बराबर हो जाएगा तो वो आपस में इतना भेदभाव नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये स्कीम्स निकाली है ताकि जो नीचे वाले वर्ग है उनको ऊपर उठाया जा सके, ताकि बराबरी के साथ उन्हें सम्मान भी सोसाइटी में मिला जा सके। तो चलिए अब यूपी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यूपी का कैपिटल है लखनऊ और उनके गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के पंचायत के लोगों को 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा अगर इनकेस उनकी उग्रवाद के कारण मृत्यु हो जाए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं आगे वाले स्लाइड में। जो हमारी ग्रास रूट की डेमोक्रेसी है उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाने के लिए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो पंचायत के हो या फिर अर्बन लोकल बॉडी के मेंबर्स हो, उन्हें अगर उग्रवाद के कारण उनकी किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें 25 लाख का बीमा कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिसीजन उसके बाद आया है जब कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता को वहां के कुछ मिलिटेंट्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, रेलवे बोर्ड ने ये घोषणा की है कि सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल को कौन से वर्ष तक रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 2023। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है वीके यादव और उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है 18 जुलाई को। इसके तहत जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, वहाँ पर रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी वर्ष 2023 तक, उनके कैपिटल्स को जोड़ लिया जाएगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि वीके यादव जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने 18 जुलाई को ये घोषणा की है कि सभी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उनके जो कैपिटल्स हैं उनको रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा वर्ष 2023 तक। ऑलरेडी जो आसाम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के जो कैपिटल्स है वो ऑलरेडी कनेक्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और मेघालय है, उनके भी कैपिटल्स को कनेक्ट किया जाएगा और उसका काम जारी है।
मणिपुर कनेक्ट किया जाएगा मार्च 2022 में। मिजोरम कनेक्ट किया जाएगा मार्च 2023 में। नागालैंड भी मार्च 2023 तक कनेक्ट कर दिया जाएगा। मेघालय मार्च 2022 में कनेक्ट किया जाएगा और सिक्किम कनेक्ट किया जाएगा दिसंबर 2022 में। चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस मंत्री ने तीसरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग में भाग लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, निर्मला सीतारमन। तो चलिए इसके डिटेल्स हम जानते हैं आगे। हमारी केंद्रीय मंत्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने भाग लिया है तीसरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीटिंग में, जो कि हो रही थी अंडर दी सऊदी अरेबियन प्रेसिडेंसी। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं ये G20 ये जो मीटिंग हो रही है इसके कितने मेंबर्स हैं। इसमें टोटल 19 मेंबर्स है और जो उनका 20th मेंबर है वो है यूरोपियन यूनियन। इसमें कई सारे देश भाग ले रहे हैं और इस साल की प्रेसिडेंटशिप है सऊदी अरब के पास और उनके चेयरमैन का नाम है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं ये आपस में बात करते हैं कि कैसे जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है उसको हम कैसे और बूस्ट कर सकते हैं, आगे क्या चेंजेस ला सकते हैं सीइंग द प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशंस और उसके क्या क्या हल हो सकते हैं। इस बार उनका मेन एजेंडा था कि कैसे एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट डेवलप किया जा सके जहाँ पे हमारी महिला यानी कि वुमेन और यूथ सही से काम कर सके, वो सेफ फील कर सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा और कई एजेंडों पे उन्होंने बात की है कि कैसे हम कॉमन एफर्ट्स के साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ को आंका है कितने प्रतिशत तक वर्ष 2020-21 के लिए, जो कि सबसे कम है इन द इंडियन हिस्ट्री। 5 ऑप्शंस है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी को आंका है एट -5.3%। चलिए इसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं आगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी को आंका है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी बाय 5.3% वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए। ये भारत की लोएस्ट जीडीपी होगी इन द इंडियन हिस्ट्री और ये छठी बार ऐसा है कि भारत की जीडीपी नेगेटिव में गई है। इससे पहले भारत की जीडीपी नेगेटिव में थी वित्त वर्ष 58 में, 66 में, 67 में, 73 में, 80 में। इसके अलावा सबसे कम जो भारत की जीडीपी थी नेगेटिव में वो थी वित्त वर्ष 80 में एट -5.2%। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है। मूडीज ने आंका है एट -4%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है एट -5.3%, इकरा ने आंका है एट -9.5%, वर्ल्ड बैंक ने आंका है एट -3.2%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है एट -4% और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आंका है एट -4.5%। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, यूनाइटेड नेशंस 2020 का नेल्सन रोली लैला मंडेला प्राइज इनमें से किन लोगों को दिया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी। इस बार ये प्राइज दिया जाएगा 2 लोगों को। पहली है मेरियाना वर्दिनोयानिस और दूसरे है मोरिसेना क्योटे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ये प्राइज किस बारे में है। जो नेल्सन रोली लैला मंडेला प्राइज है ये पहली बार दिया गया था वर्ष 2015 में नेल्सन मंडेला के सम्मान में। तो चलिए इसकी डिटेल्स आगे वाले स्लाइड में है, वहां हम पढ़ते हैं।
तो इस बार का जो उनका प्राइज़ है वो दो लोगों को दिया जाएगा। पहली है मेरियाना वार्दियोनियोसिस जो कि है ग्रीस को बिलोंग करती हैं, और दूसरा है मोरिसेना क्योटे जो कि गिनिया को बिलोंग करते हैं। इसकी अनाउंसमेंट आई थी 18 जुलाई को, जिस दिन मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे, उनके जन्म दिवस पर इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। और पहली बार ये प्राइज़ दिया गया था 2015 में। एवरी 5 ईयर्स ये प्राइज़ दिया जाता है। और इसकी अनाउंसमेंट की थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। नेल्सन मंडेला एक बहुत ही जाने माने थे, जो पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। वो जाने गए थे अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए और कैसे अश्वेतों के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ा था, उनके सम्मान में कि उनके जैसे जो भी लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं एक बेहतर जगह बनाते हैं, ताकि ये भेदभाव कम हो सके और उन लोगों को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। उन लोगों को ये प्राइज़ दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मारियाना को ये प्राइज़ क्यों दिया जा रहा है। वार्दियोनियोसिस एक ग्रीक फिलैंथ्रोपिस्ट है जो एडवोकेट करती है ह्यूमन राइट्स के लिए, और बच्चों के हेल्थ और वेलफेयर के प्रोटेक्शन के लिए भी वो एडवोकेट करती रहती है टाइम टू टाइम। 30 वर्ष से वो इसके लिए फ़ाइट कर रही हैं, और इसके अलावा वो चाइल्डहुड कैंसर के लिए भी फाइट कर रही हैं। तो इन कारणों की वजह से उन्हें ये प्राइज़ दिया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मोरिसेना क्योतो के बारे में। वो एक लीडिंग एडवोकेट है जो शोषण हो रहा है औरतों और लड़कियों का अफ्रीका में, उसके बारे में वो टाइम टू टाइम एडवोकेट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एक्सेप्शनल एफर्ट्स लिए हैं कि जैसे पुराने जो प्रैक्टिसेस चल रहे हैं जिससे लड़कियों या फिर औरतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके लिए भी वो लड़ाई करते हैं। उसके लिए भी उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं उसे रोकने के लिए। तो इस बार यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें आइडेंटिफाई किया है, उनके एफर्ट्स को ओवर द पीरियड जो है उसे आइडेंटिफाई किया है, और इसीलिए उन्हें ये प्राइज़ दिया जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये प्राइज़ दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसके तहत जितने लोग गरीबी में रह रहे हैं उसमें से 273 मिलियन लोग बाहर निकले हैं। तो चलिए पहले तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स। तो चलिए पहले हम बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि उन्होंने क्या ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है कि ये हेडक्वार्टर्स की लोकेशन है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। ये डेटा रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर, और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने 75 कंट्रीज़ के डेटा को स्टडी किया है, और उसमें से लगभग 65 कंट्रीज़ ने दिखाया है कि उनका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स है वो काफ़ी हद तक घट गया है वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के बीच में। और इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी ये बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ में प्रोग्रेस दिखाई है हमारे देश भारत ने। लगभग 273 मिलियन इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं सिर्फ 10 वर्षों में, यानी कि 2005-06 से 2015-16 के बीच में लगभग 273 मिलियन इंडियंस निकले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के, और जो कि है लार्जेस्ट रिडक्शन, सबसे ज़्यादा कम हुए हैं इस कैटेगरी में, यानी कि पॉवर्टी में लोग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। ल्यूइस हैमिल्टन जो कि थे मर्सिडीज ब्रिटेन से, उन्होंने 3री बार जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। दूसरे नंबर पर है मैक्स वेस्टापेन जो कि थे फ्रॉम डच रेड बुल, और तीसरे नंबर पर थे वॉल्टेरी बोटस जो कि थे मर्सिडीज फिनलैंड से। ये F1 यानी कि 2020 F1 चैंपियनशिप का ये तीसरा रेस था।
इससे पहले जो 2 रेस हुए हैं उनके विनर्स थे, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे ल्यूइस हैमिल्टन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे वोल्टेरी बोटास। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, वर्ल्ड चेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 20 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चेस डे। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे, FIDE के सम्मान में। इसकी स्थापना हुई थी, उसके सम्मान में ये मनाया जाता है। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि दुनिया में लोगों को बताया जाए कि चेस की हिस्ट्री क्या है, इसका मतलब क्या है, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक कराया जाए, उनको कुछ नॉलेज दी जाए, जिसके कारण ये दिन मनाया जाता है। और इसी दिन वर्ष 1924 में स्थापना हुई थी फाइड्स की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेस, जिसे फाइड्स भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे एंड नेशनल पोस्ट वर्कर्स डे। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और 18 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, कॉडी टिंडल विवियन का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, सिविल राइट्स लीडर या फिर नागरिक अधिकार नेता थे वो। तो चलिए बात कर लेते हैं उनके बारे में। कई वर्षों से जो अश्वेत अमेरिकन से उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे, कॉडी टिंडल विवियन, उनका हाल ही में निधन हो गया 95 साल की उम्र में। इसके अलावा वो लीड कर रहे थे साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और वो 2012 में इंटरिम प्रेसिडेंट भी कुछ टाइम के लिए बने थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे फ्रीडम राइट्स ऑर्गेनाइज किए थे उन एक्टिविस्ट के लिए जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैरी ऑन कर रहे थे ब्लैक अमेरिकन्स के लिए और उनके राइट्स के लिए। और इसके अलावा उनकी अचीवमेंट थी कि बराक ओबामा ने उन्हें सम्मानित किया था विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम वर्ष 2013 में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स रिलेटेड, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। तो आप उसे वहाँ पर डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारे वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। और आपने अगर हमारा वीकली रिवीजन MCQ क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वहाँ पर हमने उसे दोबारा रिवाइज कराए हैं। तो विद दिस, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।